नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, बात करें वॉइस की, तो हमने वॉइस में सुधार की कोशिश तो की है, पर उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में हम इसका स्थायी समाधान कर लेंगे। तो बस आपका साथ बना रहे और निरंतर आप वीडियो देखते रहें और विश्वास के साथ देखते रहें। ये विश्वास रहे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आपका साथ बना रहे। वीडियो को अंत तक देखें। और मेरी आपको एक राय है कि आप हो सके तो पेन और कॉपी या कोई पेपर हाथ में लेकर बैठे, ताकि मुख्य बातें जो यहाँ पर आए उनको हम नोट डाउन कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो जैसा कि हमने कल के यानी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान जब बना तो संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तत्पश्चात भारत के संविधान का निर्माण किया, ताकि संविधान में किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो, जो कि है भी दोस्तों। तो चलिए इस बात को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस देश से क्या क्या बातें, क्या क्या प्रणालियां, क्या क्या चीजें जो भारत के संविधान में ग्रहण की गई हैं, ली गई हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन का संविधान से भारत के संविधान में पहले बात किया है तो विधि का शासन लिया गया है, अर्थात देश में सिर्फ विधि का ही शासन चलेगा, कि कोई और शक्ति नहीं इतनी पावरफुल होगी जितनी विधि होगी। यानी कि कानून का शासन, कानून जैसा कहेगा वैसा ही देश में माना जाएगा। और दूसरी बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली और कैबिनेट शासन प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। दोस्तों, जो कैबिनेट शासन प्रणाली है या संसदीय शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन की के संविधान की या ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है। ऐसा ही भारत के संविधान में भी कैबिनेट शासन प्रणाली ली गई है। कैबिनेट शासन प्रणाली का मतलब आप समझे तो इस प्रकार समझे कि जैसे देश में प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होते हैं, तो प्रधानमंत्री किसी चीज का निर्णय देते हैं तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर देते हैं। लेकिन जब कैबिनेट शासन प्रणाली रहती है तो कैबिनेट शासन प्रणाली का आशय यह है कि देश में प्रधानमंत्री निर्णय केवल नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री के साथ कुछ वरिष्ठ उनके मंत्री जो रहेंगे वो भी मिलजुल कर निर्णय लेंगे, तत्पश्चात निर्णय को राष्ट्रपति जी के पास पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार कैबिनेट शासन प्रणाली के माध्यम से शासन व्यवस्था और अच्छी हो जाती है। दोस्तों, बात करें अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को दिया गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर तो 36 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन, या मतलब कोई ऐसा न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात कोई ऐसा कानून जो कि देश के संविधान के ऊपर या देश के संविधान की आधारभूत चीजों के विरुद्ध जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को खारिज कर सकता है या उस सीमा तक खारिज कर सकता है जिस सीमा तक वो देश के आधारभूत सिद्धांतों के खिलाफ जाता हो। तो इस प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये संविधान में आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया गया है। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया है। और बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद, जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ही एडॉप्ट किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट भी हमने अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। हालांकि दोस्तों, भारत में इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया है। आयरलैंड, हमने आयरलैंड के संविधान से भी कई चीजें ली हैं। उसमें सबसे प्रमुख है प्रस्तावना। हमने प्रस्तावना को आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये हमें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार राज्य को शासन करना चाहिए, शासन में क्या क्या नए बदलाव लाने चाहिए, क्या क्या जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। साथ ही राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, दोस्तों को पता होना चाहिए कि हमारी राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि 4 क्षेत्रों से
मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यह भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और बात करें कनाडा के संविधान से क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन व्यवस्था को लिया है, संघीय शासन व्यवस्था को। दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था एक विस्तृत टॉपिक है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि इसमें संक्षेप से समझ लेते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्थाएं तीन तरह की हो सकती है, संघ तीन तरह के हो सकते हैं, एक परिसंघीय शासन व्यवस्था, एक संघीय शासन व्यवस्था, एक एकात्मक शासन व्यवस्था। तो दोस्तों परिसंघीय शासन व्यवस्था का सीधा सा मतलब ये है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी देश का अस्तित्व निश्चित नहीं रहता है, बाकी राज्यों का अस्तित्व निश्चित रहता है। तो ये व्यवस्था एक टाइम पे, परिसंघीय व्यवस्था एक टाइम पर यूएसएसआर में थी, लेकिन आगे चलकर उनका विघटन हुआ और अलग अलग देश बन गए, जिनमें से एक देश रूस बना है। ऐसे लगभग 11 देश बने हैं, उसमें से एक होती है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों और केंद्र के पास समान शक्तियां होती है, अर्थात अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो यह भारत लगभग संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। परंतु एक व्यवस्था और है जो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में अपनाई जाती है। इसमें ऐसा है कि जो संघ है, संघ निश्चित हमेशा स्थिर रहता है, बाकी उसमें राज्यों का विघटन किया जा सकता है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, या दो राज्यों को एक राज्य बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। तो वो वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था रहती है। तो दोस्तों भारत ना तो पूर्ण रूप से संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारत कभी कभी एकात्मक हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमने सीधी कनाडा से ली है। कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था ठीक भारत जैसी ही है। तो बात करें अपन जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को हमने जापान के संविधान से लिया है। अर्थात किसी भी कार्य को किया जाएगा तो जो कानून में वर्णित है, अर्थात संविधान या लॉज में, बाय लॉज में जो वर्णित है, उन आधारों पर हम किसी भी काम को करेंगे देश में। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान से लिया है। बात करें जर्मनी से क्या लिया है दोस्तों, जर्मनी को जब हमारा संविधान बना था, वाइमर गणतंत्र, वाइमर रिपब्लिक कहा जाता था, तो वहां से हमने आपातकालीन उपबंधों को लिया है। आपको पता होना चाहिए कि देश आपातकाल लगाया जा सकता है, तीन तरह के आपातकाल होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। तो आपातकालीन जो उपबंध है ये हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली है। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची को लिया है। दोस्तों संवर्ती सूची का मतलब वो है जैसे कि कानून, कई तरह के कानून बनते हैं, जिनमें कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर राज्य कानून बना सकता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, परंतु कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इन विषयों को संवर्ती सूची में रखा गया है। संवर्ती सूची को 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की और क्या लिया है, तो हमने प्रस्तावना की भाषा लिखी है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ली है हमने। प्रस्तावना को आयरलैंड के संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में हम इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप वीडियो देखते रहें, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।